हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले लेक्चर में हमने जनरल सी इंट्रोडक्शन वाली बात करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। यहाँ हम फुल डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जितना पॉसिबल उतना सब पढ़ेंगे, जितना तुम्हारे लेवल का है। सारा चीज़ तो कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अपन अगर पढ़ने बैठेंगे तो शायद एक ज़िंदगी इसी में लगा देंगे ना। तो अपन को सिर्फ उतना पढ़ना है जितना अपने काम का है। तो अपन पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, पिछली वाली वीडियो अगर किसी ने गलती से गौर से देखी हो, गौर से सुना हो, अगर याद हो, वैसे जन्म पुराने बीत गए होंगे पढ़ते पढ़ते। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक प्रकार की डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ये रिएक्शन इसमें होता है क्या? रिडॉक्स। और रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप हो जाती है। तो हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक प्रकार की डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है जब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर कह सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के तुमने कई कई जगह कुछ नाम सुन रखे होंगे। कहीं सुना होगा तुमने गैल्वेनिक सेल, कहीं तुमने इसका नाम सुना होगा वोल्टेइक सेल, और कहीं कहीं तुमने इसका डैनियल सेल भी सुन लिया होगा। सब बताएंगे, घबराना नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली वाली वीडियो तुम लोगों ने देखनी होगी ढंग से। तो क्या करो, एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल की डेफिनेशन पढ़ लो, या फिर कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतने जाने जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, यहाँ गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है नेगेटिव, डेल जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। और डेल जी मतलब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही यूज़फुल वर्क होता है, क्योंकि जब भी कोई एनर्जी निकलती है तो दो प्रकार के उससे वर्क होने की संभावना होती है। एक जाता वेस्टेज में, एक जाता यूज़फुल वर्क। तो जो यूज़फुल वर्क होते, जैसे मान लो तुम बैटरी से जो मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो तुम पावर सप्लाई ले रहे हो, जितने भी अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसके कुछ बाहर आ रही, जो बल्ब जला रहे हो, जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, फ़ोन चार्ज हो रहा है, सब क्या यूज़फुल वर्क हो रहे हैं, मतलब जो अपने काम के आ रहे हैं। इतना अपन ने जान लिया है। देखो, अब हम सिंपल सा एक ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल। इससे तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी को कहीं कहीं तुमने डैनियल सेल भी पढ़ा होगा। देखो, तुम्हें कुछ लेना इस तरीके से, जैसे इसमें सिंपल सा बनाते हैं। तुम्हारे पास दो बीकर होने चाहिए, एक बीकर ए और एक बीकर ए। इसके अंदर सॉल्यूशन फिल किस चीज़ का है? जिंक सल्फेट का। देखो, सॉल्यूशन वाला चैप्टर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो एक बार जाके पढ़ लें। कुछ नहीं, जो टॉपिक में दिक्कत हो टॉपिक डालो बाय केपी सिंह, तुम्हें सर्च करना आराम से मिल जाएगा। तो ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है? इस सॉल्यूशन है ZnSO4 का, और इसकी मोलरिटी है 1 m। कन्फर्म है। दूसरा अपने पास बीकर है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है। क्या है? इसके अंदर भी अपने पास सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ZnSO4 इस पानी के अंदर घुला हुआ है। ये कौन सा सॉल्यूशन? ये है कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसकी मोलरिटी है, इसकी मोलरिटी है, इसकी भी 1m है। मतलब तुम्हें ऐसे लेना है कि दो तुम्हें ऐसे कांच के गिलास लेने, एक कांच का गिलास, एक कांच का गिलास ए। इसके अंदर सॉल्यूशन डालना ZnSO4 का, इसके अंदर डालना कॉपर सल्फेट का। फिर तुम्हें क्या करना है? चुपके से एक लेना है जिंक की रॉड। ऐसे मान लो जिंक की तुमने रॉड ले ली है, उसको लिया और इसमें डाल दिया। तुमने क्या किया? इसके अंदर एक जिंक की रॉड डाल दी, और इसके अंदर तुमने कौन सी रॉड डाल ली? इसके अंदर रॉड डाली तुमने कॉपर की। ये किसकी है? ये है कॉपर है, और ये जिंक है।
इतनी सिंपल सी बात तो समझ में तुम्हें आ गई होगी। अब देखो, फिर तुम्हें दूसरा काम क्या करना है, क्रांतिकारी काम करना है कि एक तार ऐसे लेना है, एक तार इसमें से ऐसे निकालना है। यहाँ हम एक लगा देते हैं मीटर, जो बताएगा करंट के बारे में। किसके बारे में बताएगा, करंट के बारे में। या फिर तुम क्या मान लो कि तुम यहाँ लगा लो एक बल्ब लगा लो, एलईडी लगा लेते हैं अपन ने मान ली एक एलईडी लगा ली है। मान लो यहाँ एक एलईडी लगी है और यहाँ एक स्विच लगा लेते हैं और इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है, और ये रहा स्विच। फिर अब देखो, तुम एक चीज़ जानते होगे, जो करंट होता है वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। अगर मान लो करंट यहाँ से गया तो यहाँ से भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसी काम के लिए एक जिम्मेदारी एक ने ली, जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होता है यू टाइप का, इसे यू को उल्टा कर दो तो यू टाइप का बन जाता है। देखो ये हो जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बताएंगे इसका क्या काम है, बताएंगे, घबराओ नहीं। इतना जान लो कि यू टाइप का होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, लेकिन एक केमिकल मतलब रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता अपना। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों नाम रखा गया, क्योंकि बेसिकली सॉल्ट से बनता है। सॉल्ट वो नहीं जो तुम्हारे घर में नमक रहता। अब देखो 12th क्लास में आ गए, तुम्हें पता होनी चाहिए कि सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो जो अपन ने जो रॉड ली थी, रॉड, ए रॉड, इन्हीं रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड अपने पास दो होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। अभी बताएंगे एनोड और कैथोड किस पे रखा जाएगा। फिर अपन ने लिया और यहाँ एक स्विच था, स्विच अपन ने ऐसे चालू कर दिया है। जैसे ही अपन ने स्विच चालू किया तो अपन को देखने को मिला कि बल्ब जल गया। जैसे ही बल्ब जला तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बाबू कुछ तो इसमें करंट फ्लो हुआ है। अगर बल्ब जला मतलब कुछ ना कुछ तो करंट हुआ है। मतलब करंट फ्लो मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया है। क्या गया है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तो गया, तभी जाके बल्ब जला है। अगर नहीं, बल्ब जलने का मतलब है करंट फ्लो हुआ है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास मीटर है, इसकी जो निडल है वो उसमें भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। अब माथा खिसका यहीं से। अब अपन बात करते अंदर की। देखो इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा है तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो फिजिक्स में पढ़ा है। क्योंकि बेसिकली वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ हम पढ़ रहे हैं आखिरकार बैटरी के बाहर क्या हो रहा है, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि बैटरी के अंदर क्या होता है। मतलब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं बाहर के बारे में, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अंदर के बारे में। वैसे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं भैया इंटरनल रेजिस्टेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन बेटा देखो जितना डिटेल में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे रिएक्शन टाइप में, उतना तुम फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे। वहाँ ऑक्सीडेशन उसके पीछे क्या लॉ कोई नहीं बताएगा। इसलिए केमिस्ट्री में बहुत ध्यान से सुनना। अपन ने इतना जान लिया है कि एक इलेक्ट्रोड हो गए, दो अपने पास हो गए, एक एनोड एक कैथोड। अब मैंने एक बात तुमसे कही थी कि यहाँ रिडॉक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होना, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो अब रिडॉक्स मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो ऑक्सीडेशन होगा और कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। क्या है, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होगा, कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमने एग्जाम्पल लिया था Zn जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस सॉल्यूशन और Zn+2 एक्वस सॉल्यूशन में और कॉपर। अगर हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो Zn जिंक Zn+2 में गया, इसका मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन।
अब बात करते हैं इसके ऊपर कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। इसमें इसको ना इसमें टू इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का ऐड होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होना। क्या होता है, रिडक्शन होना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, और यहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा, वो यहाँ देखने को मिल रहा है रिडक्शन। बताएंगे, घबराओ नहीं, इतनी सी बात अपन ने समझ ली है। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह हो रहा है रिडक्शन। अगर हमने कह दिया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो इसका मतलब ये है कि जिंक जो ये बना है, ये मतलब जिंक की रॉड Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कंफर्म कि नहीं? तुझे Zn+2 है, कैटाइंस है, ये तो आ जाएगा सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से लेके ऐसे यहाँ से फ्लो हो जाएंगे, यहाँ से निकलते हुए यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसकी वजह से एलईडी जल रही है। कंफर्म है? देखो, हम क्या जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जहाँ रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं हम कैथोड। तो इसका मतलब है कि इस बीकर में हो रहा ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा रिडक्शन। इसके इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम क्या, एनोड, और इसके इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम कैथोड। कंफर्म हो गया होगा अब तो बिल्कुल, लेकिन याद फिर भी नहीं होगा, तो इसको अपन याद ऐसे करते हैं, एन ऑक्स। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और इसको याद करेंगे कि कैट रेड, या फिर बात कर सकते हैं रेड कैट, कि रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो अब नहीं आनी चाहिए। क्या अब नहीं आनी चाहिए? इतनी जनरल सी अपन ने बात देख ली है। इसका मतलब ये है कि Zn इसमें आते जाएंगे, और यहाँ कैथोड में तो मतलब ये कॉपर प्लस यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे। मतलब क्या होगा, कॉपर यहाँ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि Cu+2 हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव है। जब इस इलेक्ट्रोड पे क्या नाम, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जब इस पे नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होने लगेगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में जिंक की Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, और इस सॉल्यूशन में कॉपर+2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। कंफर्म है? देखो, इतनी बात। एक चीज़ और बता दें तुम लोग, भैया ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। अब थोड़ा आप ऐसे बताइए कि हमने तो बैटरी में 2 टर्मिनल देखे हैं, एक हमने पॉजिटिव देखा है और एक देखा है नेगेटिव, क्योंकि एनोड कैथोड में हम समझते नहीं हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ बताइए, हम कहेंगे बच्चा घबराना नहीं है, अपन सब बताएंगे। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है एनोड, और जो पॉजिटिव होता है वो होता है कैथोड। मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे बोलते हैं एनोड। तो ये नेगेटिव हो गया है, और जिस पे और कैथोड पे होता है पॉजिटिव। ये इस वाली बात को याद रख लेना। या फिर तुम देख सकते हो सेल होता है, जहाँ पॉजिटिव है वो उसे कैथोड बोलो, जहाँ नेगेटिव है वहाँ एनोड बोलो। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अपन इतनी हल्की हल्की बात जान चुके हैं। अब देखो, इतना अपने पास रिएक्शन हो गई है, अपन ने इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, सॉल्यूशन सबके बारे में बात कर ली है। अब अपन देखते हैं, अभी अपन ने सॉल्ट ब्रिज छोड़ दिया है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, घबराओ नहीं। अब हम बात करते हैं आगे की, आखिरकार हम क्या क्या ऑब्जर्व कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले आखिरकार जो हमने ऑब्जर्व बात करी है कि जिंक रॉड है,
वो धीमे धीमे क्या होने लगेगी, अपना वेट लॉस करने लगेगी। देखो जिंक रॉड धीमे धीमे अपना वेट लॉस क्यों करने लगेगी, क्योंकि Zn+2 जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा। जैसे मान के चलते हैं कि जिंक रॉड है तुम्हारे पास, ये 1000 जिंक एटम से बनी है। कितने से बनी, 1000 जिंक एटम से बनी हुई है मान लेते हैं। अगर ये बताओ ये Zn+2 में धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगेगी जैसे, तो इसका वेट कम नहीं होता जाएगा, क्योंकि कुछ जिंक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते जाएंगे। पहली चीज़ हमने देखी है। दूसरा हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, किसमें, सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो सॉल्यूशन था, एक किसका सॉल्यूशन था, ZnS4 का। इसका मतलब इसका Zn+2 भी कैटाइंस है और SO4-2 भी इसके अंदर क्या है, एनाइंस हैं। ये कैटाइंस होते हैं, ये एनाइंस होते हैं। अब मान लो कि इसके अंदर और क्या इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, Zn+2, तो इसमें क्या होती जाएगी, Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। अगर मान लो कि इनिशियल ये न्यूट्रल थे, मतलब जितने Zn+2 थे उतने ही SO4-2, मतलब जितना +2 चार्ज था उतना ही -2 चार्ज था, ये न्यूट्रल था। जब इसके अंदर Zn+2 इंक्रीज आता जाएगा तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं होता जाएगा, ये सॉल्यूशन होता जाएगा पॉजिटिव। इसकी अभी बात करें, घबराओ नहीं, जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ली उनको घबराना नहीं है, इस बात पर बात करेंगे बाद में। तीसरा अपन क्या बात करते हैं कि देखो कॉपर के आयंस इस कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। इसका मतलब है जो कैथोड का है ना, जो इसका मास इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मास इंक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, कॉपर जो है वो रॉड है, उसका मास इंक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर्स के आयंस, कॉपर्स के एटम इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो चौथी बात क्या देखते हैं कि मान लो जो कॉपर का था इसके अंदर कितने थे, Cu था, Cu+2 था, SO4-2 था, SO4-2। अब सोचो कुछ कॉपर के +2 आयंस कैथोड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो एक चीज़ हम क्या देखेंगे कि देखो हमारे पास Cu+2 थे 100 और SO4-2 थे हमारे पास 100। तो इनिशियली दोनों का चार्ज बराबर था, 100 पॉजिटिव चार्ज था, 100 नेगेटिव चार्ज था। अब कुछ ये मान लो चले गए, तो ये मान लो ये बचे 80 पॉजिटिव है, नेगेटिव 90 बचा है, 100 बचा है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। देखो तो एक चीज़ क्या हो जाएगी तुम्हें देखना, देखो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हम क्या देखते हैं कि ये सॉल्यूशन होता जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज और ये सॉल्यूशन होता है नेगेटिवली चार्ज। जब ये सॉल्यूशन जैसे जैसे पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे इस जो नए Zn+2 निकल रहे हैं इनको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी अगर यहाँ अमाउंट बढ़ती गई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको रिपेल करना स्टार्ट कर, यहाँ से देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है और सॉल्यूशन ही पॉजिटिव चार्ज रिपेल करना स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये सॉल्यूशन हो रहा है नेगेटिवली चार्ज और कॉपर +2 इस पर चिपकने जाना चाहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर लेगा। इसका मतलब यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन क्यों स्टॉप हो जाएगी, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, या फिर मतलब चार्ज इकट्ठे होते जा रहे हैं। मतलब हमें इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, न्यूट्रल करना है। अगर सॉल्यूशन चार्ज हो गए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो उसको न्यूट्रलिटी बनाने के लिए हम ये क्या करते हैं, एक जिसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसको इन्वॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट ब्रिज की इम्पोर्टेंस। मतलब देखो मास डिक्रीज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये सॉल्यूशन अगर चार्ज होता जा रहा है तो दिक्कत होने लगेगी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया था किसका काम, सॉल्ट ब्रिज का। तो
अब सोल्ड ब्रिज का इम्पोर्टेंस समझते जाना। देखो पहला इम्पोर्टेंट कि सोल्ड ब्रिज क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है कंप्लीट। सोल्ड ब्रिज है वो कंप्लीट कर रहा है सर्किट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई करंट फ्लो होता है तो एक क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो होता है। तो सोल्ड ब्रिज ने सबसे पहला क्या काम किया है कि सर्किट किया कंप्लीट। देखो ऐसे सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कंप्लीट कि नहीं। तो सोल्ड ब्रिज ने पहला काम क्या किया है, सर्किट को कंप्लीट करके। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है, दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम ये है कि इसने सोल्ड ब्रिज ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है। कुछ नहीं लिखे देते हैं, सोल्ड ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। हाफ सेल जब मिलते हैं, हाफ सेल सॉल्यूशन, तो तब जाके हम बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो हाफ सेल ही रहा है, हाफ सेल ही रहा है, तो सोल्ड ब्रिज ने क्या किया कि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसने मेंटेन करी। मान लो कि हम सिर्फ सोल्ड ब्रिज की ही कहानी बताते हैं यहाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि आखिरकार इसने न्यूट्रल कैसे कर दिया। देखो हमने क्या कहा है कि सोल्ड ब्रिज जो बना होता है वो किसी ना किसी सोल्ट से बना हुआ होता है। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 11th क्लास की जो पोर्शन है उसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बस देखो मेरा कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारे लिए इतना ही मतलब ज़रूरत है। देखो ये सोल्ड ब्रिज होता है, ये बना होता है किससे, सॉल्ट से। जैसे KCl का सॉल्ट ले लो, KNO3 का सॉल्ट ले लो, NH4 NO3 का सॉल्ट ले लो, मतलब कोई भी सॉल्ट मान सकते हैं। जो सॉल्ट होते हैं जेली टाइप के होते हैं, जेली टाइप या बोल सकते हैं सेमी सॉलिड फेस, मतलब सेमी सॉलिड, मतलब जो सॉल्ट होते हैं उनका फेस क्या है, सेमी सॉलिड। तो देखो ये सॉल्यूशन हम बात करते हैं इस पे KCl पे, तो KCl K प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है, कन्फर्म है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर न्यूट्रल करना है तो इसके क्या चाहिए तुम्हें, अगर तुम चाहते हो कि ये सॉल्यूशन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है। इसको न्यूट्रल करने के लिए चाहिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब हो जाएगा कि Cl माइनस यहाँ आएंगे, कन्फर्म है। मतलब Cl माइनस का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ये सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, नेगेटिव। ये सॉल्यूशन हो रहा है नेगेटिव, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है, ये सॉल्यूशन हो रहा है नेगेटिव। इस नेगेटिव साइड सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा, सोचो। इसको चाहिए पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, तो जो K प्लस हैं वो यहाँ आने लगेंगे, उसी की हेल्प से तुम पूरा ही न्यूट्रल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ थोड़ा दिक्कत आई होगी, लेकिन थोड़ा समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो इस कंटेनर में आएंगे ये सॉल्ट, इस मान लो KCl से बना हुआ था ब्रिज, तो जो ये आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे और क्लोरीन इसके अंदर आ जाएंगे, और इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या जाना था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से। देखो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ऐसा, मतलब कहाँ से कहाँ है, एनोड से कैथोड है, कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो करंट जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ। याद रखना करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि एनोड नेगेटिव है कैथोड पॉजिटिव है, तो ये रहा। जबकि चार्ज जाता है पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ। मुझे पता है कि इसको याद करने में कन्फ्यूज़न बहुत होती है, जितना आसान है उतना ही परेशान होते हैं। तो इसको अपन याद करते हैं कैसे, ऐसे एस एनोड से कैथोड जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक याद कर लेना एन ऑक्स, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें कैसे कैसे याद करना है। तो अभी तक अपन ने क्या जानना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई डाउट्स हो तो एक बार कमेंट्स में लिख देना, तो उसको अपन क्या करेंगे पूरा मतलब जितनी भी डाउट्स होंगे सब क्लियर करते जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने जाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में काफ़ी अच्छे से। ये तो सहारा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आखिरकार अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, कोई किताबों में कुछ लिखना चाहता है तो ऐसे डायग्राम तो बनाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, किसी ना किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि चाहे केमिस्ट्री पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका निकाला गया है। जैसे अगर मान लो तुम CH4 लिखते हो, मतलब मीथेन जो है कंपाउंड, उसको रिप्रेजेंट करने का से है ना स्ट्रक्चर। जैसे अगर तुम मानते रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास रजिस्टर होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि नहीं। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से किताबों में रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को हम सीखते हैं। देखो मतलब आखिरकार एक बात याद रखना कि जैसे हम इसको बेस लेके चलते हैं, जैसे Zn जिंक सॉलिड कॉपर +2 और एक सॉल्यूशन में है, और Zn +2, और इसी के हिसाब से हम अपना पूरा काम करते हैं। देखो अपन क्या जानते हैं कि इतने से तो अपन जान चुके हो कि अपने पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। इतनी तो कोई, और एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं, और जबकि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होता है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ आखिरकार तुम क्या देखते हो कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जबकि यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समझ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कॉपर पर, मतलब जिंक वाले इलेक्ट्रोड से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इतना हम लोग बात जान चुके हैं। और जो अपन ने हाफ सॉल्यूशन लिया था, ये इसे बोलते हैं हाफ सेल, क्योंकि एक जगह रिडक्शन हो रहा है एक जगह ऑक्सीडेशन, से बोलते हैं हाफ सेल। इस पूरे को मिला देते हैं तो बोलते हैं फुल सेल। अब अपन के पास एक बढ़िया सा मेथड होना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट करने का। देखो ये बिल्कुल इंटरनेशनल अप्लाइड, मतलब ये माना गया तरीका है, इसको सुनते हैं। देखो हम क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन को लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, याद रखते जाना। ऑक्सीडेशन बोलो या फिर बोलो एनोड, उसको रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और जो रिडक्शन होता है, जो क्या नाम है, जहाँ कैथोड होता है, उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और पॉजिटिव वाला पार्ट राइट हैंड साइड। और ये तुम बिल्कुल मैथ में भी ऐसे जानते हो कि जैसे मैथ में से जानते हो कि नहीं, कि यहाँ 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ लेते हैं नेगेटिव। तो कुछ ऐसे ही अपना केमिस्ट्री में भी है, क्योंकि कन्वेंशन मेथड होना चाहिए कि जो हर जगह वैलिड हो और माना जाए। तो अपन ने इतना चीज़ जान लिया है कि नहीं। अब एक चीज़ जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में 2 चीज़ें हो रही हैं। ऑक्सीडेशन में 2 चीज़ें हैं कि एक तो तुम्हारे पास जिंक है और इसका Zn+2 भी है। तो मतलब किसको कहाँ लिखें, कैटायंस को कैसे लिखें और किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। देखो जो ऑक्सीडेशन साइड होती है, इसे ध्यान से सुनते जाना। जो ऑक्सीडेशन होती है उसको मेटल को लिखते हैं हम पहले और फिर लिखते हैं हम कैटायंस को। कन्फर्म। जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके Cu में जा रहा है। तो रिडक्शन में ऐसा होता है कि कैटायंस को लिखते हैं पहले और
मेटल को लिखते हैं बाद में, घबराने सब लिखवाएंगे। कन्फर्म। एक चीज़ तुमने क्या जानी होगी कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज भी है। सॉल्ट ब्रिज को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी इक्वेशन को जो ऊपर लिखी ना, इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है Zn सॉलिड कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन गिब्स Zn +2 एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर सॉलिड। हम सबसे पहले बात करते हैं एनोड साइड की। एनोड साइड में हमने तुमसे क्या कहा है कि पहले लिखेंगे मेटल को, फिर लिखेंगे हम कैटाइंस को। तो मेटल कौन है, ये रहा इसका Zn। अब मेटल और कैटाइंस को अलग अलग करने के लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि कहीं कहीं ये कॉमा यूज़ करते हैं, सेमीकोलन इस तरीके का यूज़ करते हैं, या फिर कहीं कहीं सीधा सिंपल सा एक लाइन यूज़ कर लेते हैं। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो Zn +2, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कन्फर्म। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड हमने क्या कहा, पहले लिखो कैटाइंस फिर लिखो मेटल। तो क्या है, ये रहा। तो Cu +2 और फिर इसका कॉपर, इसको ऐसे ही लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया है। हम क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं। हाँ, कभी कभार कंसंट्रेशन भी लिखना पड़ता है कि आखिरकार किस तरीके की कंसंट्रेशन, क्या मोलरिटी है। तो इसी चीज़ को अपन लोग कैसे लिख देते हैं, Zn +2 और उसकी क्या मोलरिटी, मतलब कंसंट्रेशन 1m। हमें मान के चल रहे थे कि इसमें जो सॉल्यूशन है उसको 1 मोलरिटी है उसकी। इसको अगर तुम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, Cu +2 देखो 1 मोलरिटी ब्रैकेट कॉपर। क्योंकि बेसिकली जो भी कंसंट्रेशन लिए जाती है वो सॉल्यूशन के साथ में ली जाती है, एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये कैटाइन के साथ यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, इस बात को याद रखना है। तो अगर तुम एक चीज़ अगर यहाँ देखते हो कि देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, इसको राइट हैंड साइड मानते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई है और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिखी गई है। देखो यहाँ भी देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई है और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिखी गई है। हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड दोनों को साथ में लिखना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा है कि एनोड आता है पहले और फिर लिखते हैं हम कैथोड को, और बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसको तो मैं ऐसे लिखना है ABCD। क्या है, ABCD। तो अपन क्या लिखते हैं, याद करा देंगे। देखो पहले लिखो एनोड को Zn +2 1 मोलरिटी डबल कॉपर +2 1m और सिंगल Cu। ये बेसिकली है सॉल्ट ब्रिज, ये है एनोड और ये है कैथोड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ये है क्या है, सेल नोटेशन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किताबों में इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे दिया रहेगा, अब तुम्हें क्वेश्चन करना है। अब और हम आगे की बात करते हैं। तो अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से सेल नोटेशन करना चाहते हैं तो अपने पास एक मेथड और है। देखो मतलब कंप्लीट सेल नोटेशन देखते हैं। यहाँ क्या है, जिंक क्या है तुम्हारा, एनोड। कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, एनोड नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ क्या है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा है कॉपर। कौन सा है, कैथोड। क्या है, कैथोड है। ये कौन सा टर्मिनल होता है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। कन्फर्म है। हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन के नहीं,
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ऐसा, इलेक्ट्रॉन फ्लो। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे क्या, क्या करंट होगा, तो करंट का डायरेक्शन होगा ऐसा। कंफर्म। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिख लो, यहाँ लिख लो कि ऑक्सीडेशन अकर ए एनोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया है, इसका सॉल्यूशन है क्या Zn+2, 1 मोलरिटी इसकी है। तो ये क्या है, ये है एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो होता है जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है। यहाँ डबल ऐसे बना दो, ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रिज। फिर अब यहाँ से करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन अकर, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ क्या देखो, ये कैथोड, ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसका यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन उसका C+2, और ये इसकी 1 मोलरिटी है, यहाँ हम बोल लेंगे कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है, कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और बीच में है क्या, सॉल्ट ब्रिज। मतलब बीच में क्या है, बीच में ये ऐसे मान लो, डबल से मान लेते हैं, ये है सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, नेगेटिव है। ये सॉल्ट ब्रिज है, कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड क्या है, कैथोड। यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ कौन सा होता है, पॉजिटिव। देखो, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। ABC, तो लिखो ABC और नेगेटिव पॉजिटिव NP। अमिताभ बच्चन नाना पाटेकर। अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, 2 हीरो के नाम ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि ABCD पढ़ाएं नाना पाटेकर। कौन, ABCD पढ़ाएं नाना पाटेकर, ऐसे लिख सकते हो। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ABCD पढ़ाएं नाना पाटेकर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ABCD पढ़ाएं नाना पाटेकर। इसको याद करोगे, काफ़ी आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या रहे तो कमेंट्स में लिखते रहना। अब देखो, कुछ सेल हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लो CuAgNO3 सेल है, इसको क्या क्या किस तरीके से हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। देखो, इसके हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो, ए है, इस केस में हो जाता है चेंज, ये होता है Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं हम रिडक्शन की, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है, Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है 2Ag। बैलेंसिंग करोगे 2 हो जाएगी। मतलब कुछ तुम्हें इस तरीके से इसको समझना है। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। कन्फर्म है। तो अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहोगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो। Cu 2Ag प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स Cu+2, इसे सिर्फ मैथमेटिकली जोड़ना है, और 2Ag। जो दोनों साइड कॉमन उसे कैंसिल कर दो। दोनों साइड कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं। तो Cu+2Ag प्लस गिब्स Cu+2 और 2Ag। ये रही तुम्हारे पास फुल रिएक्शन। अगर इसे तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। देखो, हमने क्या कहा था, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। कैसा है
इसकी ये सॉल्यूशन है, इसे इक्वेशन स्टेट भी इसके साथ लिख सकते हो। फिर है बीच में आता है सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि हाफ रिएक्शन एक साइड हाफ रिएक्शन इस साइड। इसको लिखो, देखो ये नंबर नहीं लिखना, सिर्फ मैट ए लिखना है, Ag प्लस ए भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। और फिर लिखो इसको एक डंडा Ag, ये रहा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो और मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।